आज हम कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भारत में राष्ट्रीय जागृति एवं राजनीतिक संगठनों की स्थापना के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले अपन भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़े थे, जिसको कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया था। अब इसमें राष्ट्रीय जागृति के कारण अंग्रेजों की विजय, विलय और शोषण की नीति की प्रतिक्रिया स्वरूप 1857 में स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था और भारतीय राष्ट्रवादी भावना की तीव्रता से विकास हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद में विकास निम्नलिखित कारणों से भी महत्वपूर्ण योगदान था। सबसे पहले है राजनीतिक कारण। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पूर्व भी ब्रिटिश शासन के संरक्षण में ईस्ट इंडिया कंपनी के संपूर्ण भारत को अपने में अधिकार में कर लिया था, जो 1857 की घटनाओं के बाद भारत में समाप्त हो गया था और भारत सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया था। अंग्रेजी सरकार ने साम्राज्य की एकता और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए संपूर्ण देश में एक जैसा शासन स्थापित किया था, एक जैसे कानून लागू किए थे, एक जैसे न्याय प्रणाली की स्थापना की थी और अंग्रेज द्वारा आरंभ किए गए एकीकृत शासन से भारतवासी एक सूत्र में बंध गए थे और उनमें जागरूकता आई थी। यद्यपि कार्य अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य के लाभ के लिए किए थे, परंतु इससे राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिला था। दूसरा है धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण। धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण के अंतर्गत धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन ने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन सुधार आंदोलन के कारण राजनीतिक जागृति के पथ प्रदर्शक बने और साथ ही साथ इस आंदोलन से भारतीयों के हृदय में भी भारत की संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न हुई थी। इस संस्कृति के कारण इसलिए क्योंकि उन लोग जो लिखते थे, जो लेख लिखते थे हमारे धर्म के बारे में, हमारे समाज के बारे में, वह सारी चीज़ें अंग्रेजी में हुआ करती थी और उस समय लोग अंग्रेजी पढ़ना सीख गए थे। फिर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रणेता राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्रीमती एनी बेसेंट आदि जो भारतीय स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज की भावना से जागृत की। फिर पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति एवं विचारकों का प्रभाव। पाश्चात्य शिक्षा जो कि अंग्रेजी थी, इसके माध्यम से भी भारतीयों ने विदेशी में बंधने से मुक्त होने की प्रेरणा मिली और साथ ही साथ अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान होने के कारण भारतीय पाश्चात्य साहित्य, विचार दर्शन और शासन प्रणाली से भी परिचित हुए और पाश्चात्य शिक्षार्थी भारतीयों की राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारों से भी अवगत हुए, क्योंकि वो पहले एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते थे, लेकिन पाश्चात्य शिक्षा के कारण एक दूसरे की भावनाओं को भी वे समझने लगे थे। फिर है समकालीन यूरोपीय आंदोलन के प्रभाव। अंग्रेजी का ज्ञान होने के कारण आसपास के शहरों में जो आंदोलन होते थे, यूरोपीय आंदोलन के कारण उसे ज्ञान हुआ, इससे भी वे प्रेरित हुए। इंग्लैंड में सुधार आंदोलन, इटली, जर्मनी, रोमानिया और सर्बिया के स्वतंत्रता संग्राम आदि आंदोलन में भारतीयों को अपने अधिकारों हेतु संघर्ष के लिए प्रेरणा प्राप्त हुई। फिर यातायात और संचार के साधनों का विकास। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के पश्चात भारत में यातायात के साधन विकसित किए गए। इस प्रकार से अप्रत्यक्ष रूप से भारत संगठित होने लगे और राजनीतिक एकता के सूत्र में बंधने में यातायात एवं संचार के साधनों में बड़ी सहायता मिली, क्योंकि इससे ये हुआ व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा और साथ ही साथ संचार के माध्यम से एक दूसरे की जो समस्याएं थी उसे भी समझने में आसानी होने लगी। फिर है प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रभाव। 19वीं सदी में प्राचीन भारतीय साहित्य की खोज का कार्य भी प्रारंभ हुआ। अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता का ज्ञान होने से उन्हें आत्मविश्वास और स्वाभिमान की भावना भी अंकुरित हुई। मतलब अपनी संस्कृति का किस प्रकार से हम स्वाभिमान या अपने आत्मसम्मान को बनाए रख सकते हैं। फिर भारतीय साहित्य एवं समाचार पत्र। राष्ट्रीय जागृति के उद्देश्य से साहित्य समाचार पत्रों का विशिष्ट महत्व है, क्योंकि भारतीय समाचार पत्र संवाद, कोविदी, अमृत बाजार पत्रिका, बम्बई समाचार, केसरी मराठा, हिंदू, पेटीएम, स्वदेशी मित्रम, आर्यदर्शन आदि राष्ट्रीय चेतना के विकास में सहयोग प्रदान किया, क्योंकि प्रेस ने भारतीयों की चेतना को प्रोत्साहित किया और राजनीतिक शिक्षा भी प्रदान की, क्योंकि साहित्य और समाचार के माध्यम से ही वह एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या हो रहा है वह सारी जानकारियां जो है समाचार के माध्यम से उन्हें प्राप्त हो जाती थी। फिर ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शिक्षण की नीति।
आर्थिक शोषण असंतोष को जन्म देता है। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय उद्योग धंधे कुटीर उद्योग को गहरा धक्का लगा था, क्योंकि निरंतर ही भारत की जो आर्थिक ढांचा थी वह लड़खड़ाती जा रही थी और भारत का धन बाहर जा रहा था, जिससे भारतीय आर्थिक दास्ता के बंधन से मुक्त होने के लिए वे संघर्ष करने के लिए तैयार हुए। मतलब पूरी तरह से भारत की आर्थिक शोषण उस समय हो रहा था, जिससे कि दास्ता से मुक्त होने के लिए वे संघर्ष करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए थे। फिर प्रजातीय भेदभाव की नीति। अंग्रेज भारतीयों के प्रति प्रजातीय भेदभाव की नीति अपनाते थे। वे भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे और प्रतिभाशाली शिक्षित भारतीयों को उच्च सरकारी पदों के योग्य नहीं समझा जाता था, जिसमें कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, अरविंद घोष जैसे व्यक्ति थे, जिन्हें की पक्षपातपूर्ण नीति के शिकार हुए थे, क्योंकि ये योग्य होते हुए भी, आईएएस अधिकारी बनने के योग्य होते हुए भी इन्हें उस योग्यता के आधार पर उच्च पद नहीं दिए जाते थे। सिर्फ भारतीयों को वही पद दिए जाते थे जिनसे उनका कार्य आसानी से पूरा हो सके। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। जब राष्ट्रीय जागृति आने के पश्चात फिर उन्हें एक संघ की आवश्यकता हुई, एक जिससे कि संगठित होकर वे एक मंच तैयार कर सकें और जिसमें बातचीत कर सकें। तो 1870 से 1880 तक भारतीय जनता राजनीतिक रूप से जागरूक हो चुकी थी और 1885 ईस्वी तक एक अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना का मंच तैयार हो चुका था। इस अखिल भारतीय संस्था के निश्चित रूप से प्रदान करने का श्रेय एक सेवानिवृत्त अंग्रेज अधिकारी A.O. ह्यूम को दिया जाता है। ह्यूम के प्रयत्नों से ही इंडियन नेशनल यूनियन नामक संस्था की जन्म हुआ। कांग्रेस की स्थापना के लिए उस समय राष्ट्रव्यापी हलचलें, देशभक्ति की भावना, विभिन्न वर्गों में व्याप्त बेचैनी, ब्रिटेन की उदारवादी पार्टी और भारतीयों की निराशा और विभिन्न राजनीतिक संगठनों द्वारा एक केंद्र व्यापी संगठन की आवश्यकता महत्वपूर्ण कारण बनी थी, जिससे कि राष्ट्रीय चेतना की अभिव्यक्ति मानते थे। अब इसमें ब्योमकेश जब अधिवेशन हुआ तो इसके कई उद्देश्य थे, जबकि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। साम्राज्य के विभिन्न भागों में लोगों के हित के लिए संलग्न होने, व्यक्तियों के परस्पर घनिष्ठता और मित्रता को बढ़ावा देने के लिए यह कार्य किया गया। फिर अपने सभी देश प्रेमियों को जाति, धर्म, प्रांतीयता की सभी संभव पूर्वाग्रह सीधे मित्रतापूर्ण व्यक्तिगत संपर्क कर उन्हें राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांधा जा सके या संगठित किया जा सके। फिर तात्कालिक, महत्वपूर्ण और न्यूनतम सामाजिक समस्याओं के बारे में शिक्षित वर्ग को परिपक्व किया जा सके, उनको अपने साथ रखकर विचार विमर्श किया जा सके और बहुत सावधानी पूर्वक इसका प्रमाणित लेखा जोखा तैयार किया जा सके। जिन दिशाओं में और जिन तारीख में यह सारे 12 महीने में देश के राजनीतिक और लोकहित के लिए कार्य करना आवश्यक। फिर इसके बाद है उदारवादी राष्ट्रीय विचारधारा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में 1885 से 1905 तक समय उदारवादी युग के नाम से जाना जाता है। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बागडोर उदारवादी नेताओं के हाथों में थी। उदारवादी संवैधानिक तरीकों से विश्वास के साथ प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और प्रतिमंडलों के लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते थे। इसके अंतर्गत प्रांतीय केंद्रीय विधानसभाओं के चिन्हित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाए, प्रशासनिक सेवाओं का भारतीकरण किया जाए, सेना के खर्चों की कमी की जाए, ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा का भार भारत पर न डाला जाए, कुटीर उद्योगों, तकनीकी शिक्षा का विस्तार किया जाए, उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति की जाए, किसानों पर से बोझ कम किया जाए। ये सारी चीजें उदारवादी कांग्रेस की मांगे थी। फिर है उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जन्म के प्रथम 20 वर्षों में 1950 से नेतृत्व उदारवादी का हाथ रहा, जिसे उग्र राष्ट्रवादी जनमानस के आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, देशभक्ति, साहस की भावना का संचार, राष्ट्रीय संघर्ष को एक नई दिशा की नई गति देना चाहते थे। फिर उग्र राष्ट्रवाद उदय के कारण, ये कारण क्यों हुआ? उदारवादियों की कार्य पद्धति के प्रति असंतोष, क्योंकि वे प्रार्थना पत्रों, स्मृति पत्रों और ज्ञापन देकर ही बात मनवाने के तरीके के आधार पर प्राप्त होने वाला नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों की न्याय प्रीतियां, तथाकथित सदस्यता और उग्र राष्ट्रवादी का विश्वास नहीं था। वे उनको उन्हीं की तरह से छीन लेना चाहते थे।
फिर संवैधानिक आंदोलनों को विफलता। भारतीय सरकार ने 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम स्वीकार किया था, परंतु इससे भारतीयों को कोई वास्तविक अधिकार प्राप्त नहीं हुए थे। इस कारण भी संवैधानिक आंदोलन जो हुए थे वह असफल सिद्ध हुए थे। फिर ब्रिटिश शासन की प्रतिक्रियावादी नीति। प्रतिक्रियावादी नीति ऐसे उग्रवाद के विकास का प्रमुख कारण बनी, क्योंकि शोषण, दमन और भेदभाव के कारण जो था वह भी पूर्ववत ही जारी रहा। फिर है ब्रिटिश सरकार की आर्थिक नीति। तो ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक नीति थी उसके कारण भी उग्र विचारधारा का उदय हुआ, जिसमें कि कृषि उद्योग धंधों की अपार क्षति पहुंची थी और कुटीर उद्योगों को बड़ा नुकसान हुआ था। फिर 19वीं सदी के उत्तरार्ध में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आंदोलन हुए, जिसके कारण भी इस भावना का उदय हुआ। फिर प्राकृतिक प्रकोप। भारत में प्राकृतिक प्रकोप भी हुए, जिस तरह से मुंबई में प्लेग की भी महामारी फैली। दुर्भिक्ष, प्लेग जैसे प्राकृतिक आपदाओं और के प्रति जो है ब्रिटिश सरकार के उपेक्षापूर्ण रुख ने उग्र राष्ट्रवाद की भावनाओं में वृद्धि की। इस समय अंग्रेज उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, वे अपने खर्च में लगे हुए थे। पाश्चात्य विचारों और विदेशी आंदोलनों का प्रभाव। पाश्चात्य विचार और जो विदेशी आंदोलन थे उसका प्रभाव भी लोगों पर पड़ा, आम जनता पर पड़ा, जिससे कि भारतीय पाश्चात्य क्रांतिकारी विचारों से परिचित हुए। और उसके साथ साथ 1896 में एबिसिनिया को इटली का विजय, 1905 में जापान के छोटे से देश का रूस पर विजय ने भारतीयों के मन में उत्साह का संचार भर दिया था। उन्हें ये लगा जब छोटा सा राज्य जो हमारे देश का 10वां हिस्सा है वह भी अपने आप को स्वतंत्र करा सकता है, हम क्यों नहीं करा सकते। बंगाल का विभाजन और क्रांतिकारी राष्ट्रीयता का विकास। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो सभी अंग्रेजों ने वो फूट डालो राज करो के शासन को अपनाया, जिससे कि बंगाल में 2 भागों में विभाजित किया और साथ ही साथ हिंदू मुसलमान में फूट डालकर उनके उद्देश्य को कुटिल षड्यंत्र एक रचा गया था। फिर गृहकार है, बहिष्कार का अर्थ बताइए। लॉर्ड कर्जन के शासन की कौन सी नीति अपनाई और कांग्रेस की स्थापना की